आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे केस की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारियों और जांचकर्ताओं का दिमाग घुमाकर रख दिया था। यह सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के उस नकली दिखावे, अंधे लालच और धोखे के एक ऐसे डार्क वेब की कहानी है जिसका अंत एक बहुत ही खौफनाक डबल मर्डर के साथ हुआ। हम अक्सर इंटरनेट पर जो चमक दमक देखते हैं ना, उसके पीछे कितना गहरा अंधेरा हो सकता है, ये केस उसका सबसे बड़ा और भयानक उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलते हैं। अब सोचिए, एक अज्ञात महिला की लाश मिर्जापुर के घने जंगलों में मिलती है और वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर सहारनपुर की एक नहर में एक अज्ञात आदमी की लाश मिलती है। शुरुआत में पुलिस के लिए ये दोनों मामले बिल्कुल अलग थे, कोई कनेक्शन ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि ये दोनों लाशें एक ही खूनी कहानी के दो अलग अलग हिस्से हैं। आखिर इतनी दूर मिली ये लाशें एक ही क्राइम से कैसे जुड़ गईं? सेक्शन 1, राखी कश्यप, सच और दिखावा। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में मिली लाश राखी कश्यप की थी और राखी के जिंदगी के दो बिल्कुल अलग पहलू थे। अगर आप उसका इंस्टाग्राम देखते तो वहां उसकी एक फियरलेस दबंग वाली इमेज थी। 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, कमर में लाइसेंसी बंदूक लगाए रील्स बनाना, ओपन कार में घूमना, लग्जरी ट्रैवल, मतलब ऐसा लगता था कि वो कोई ड्रीम लाइफ जी रही है। लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल इसके उलट। असल में वो एक बहुत साधारण परिवार से आती थी। उसके भाई चाउमीन का ठेला लगाते थे और वो खुद डूडा में एक मामूली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थी। उसकी 2 शादियां टूट चुकी थी और पैसों के लालच में ब्लैकमेलिंग करने की वजह से उसका अपना ही परिवार उससे पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने उसकी लाश लेने से भी साफ मना कर दिया। सेक्शन 2, निशाना, विक्रांत कुमार। सहारनपुर की नहर में जो लाश मिली थी ना, वो विक्रांत कुमार की थी। विक्रांत एक सिटी मिशन मैनेजर था जो शादीशुदा होने के बावजूद राखी के साथ करीब 3 साल से एक रिश्ते में था। और यहीं से शुरू हुआ लालच का वो खतरनाक खेल। विवाद की असली जड़ थी मथुरा का एक प्लॉट जो विक्रांत ने खरीदा था। राखी का लालच इस कदर बढ़ चुका था कि वो लगातार दबाव बना रही थी कि वो प्लॉट उसके नाम कर दिया जाए। जब विक्रांत नहीं माना तो झगड़े इतने बढ़ गए कि दिसंबर 2025 में राखी ने गुस्से में आकर विक्रांत की कार तक जला दी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था कि अब चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी हैं। और यही जमीन का विवाद 15 अप्रैल को एक खौफनाक साजिश में बदल गया। राखी ने बहुत ही ठंडे दिमाग से सब कुछ प्लान किया। उसने विक्रांत को मामले सुलझाने के झूठे बहाने से एक फ्लैट पर बुलाया, जहां उसके 2 नए साथी सुधारस और कपिल पहले से मौजूद थे। वहां फिर से वही जमीन की मांग उठी और जब विक्रांत ने मना किया तो राखी ने अपने उसी लाइसेंसी बंदूक से विक्रांत के सीने में सीधे 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद उन्होंने विक्रांत का चेहरा किसी भारी चीज से इतनी बुरी तरह कुचला कि उसकी पहचान ही न हो सके और लाश को ले जाकर नहर में फेंक दिया। इस पूरे मर्डर में कितनी गहरी प्लानिंग थी, ये सिर्फ इस एक नंबर से साफ हो जाता है, 130, यानी 130 किलोमीटर। जी हाँ, विक्रांत की हत्या करने के बाद उसका चेहरा कुचलकर ये हत्यारे उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पूरे 130 किलोमीटर ड्राइव करके सहारनपुर गए। ये गुस्से में उठाया गया कोई अचानक कदम नहीं था, बल्कि पुलिस को भटकाने की और सबूत मिटाने की एक बहुत ही सोची समझी क्रूर साजिश थी। लेकिन अब इस कहानी में आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़। जरा सोचिए, अगर राखी ही इस पूरे मर्डर की मास्टरमाइंड थी जिसने इतनी चालाकी से विक्रांत को मारा, तो फिर विक्रांत की हत्या के कुछ ही दिनों बाद खुद राखी की लाश इतनी बेरहमी से कटी हुई क्यों मिली, वो भी मिर्जापुर के जंगलों में? एक मास्टरमाइंड जो अभी अभी हत्या करके बची हो, वो खुद कैसे मारी गई? आखिर राखी को किसने मारा? इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें घटनाओं के इस क्रम को समझना होगा। 15 अप्रैल को विक्रांत की हत्या होती है। 18 अप्रैल को उसकी लावारिश लाश मिलती है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 22 अप्रैल को विक्रांत की पत्नी प्राची उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इसी रिपोर्ट की वजह से राखी का नाम पुलिस के सामने आता है। फिर 28 अप्रैल को राखी की लाश मिलती है और 1 मई को सुधारस की गिरफ्तारी होती है। मतलब एक सिंपल सी मिसिंग रिपोर्ट ने इस पूरे जाल को तार-तार कर दिया। हुआ ये था कि जब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर राखी को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके दोनों साथी सुधारस और कपिल पूरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर पुलिस ने सख्ती की तो राखी टूट जाएगी और उन दोनों के नाम भी उगल देगी।
खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही भयानक धोखा प्लान किया। उन्होंने राखी को विक्रांत की मौत का जश्न मनाने के बहाने एक फार्म हाउस पर बुलाया। कितनी डरावनी विडंबना है ना ये। राखी, जो विक्रांत की दौलत हड़पने के सपने देख रही थी, उसी जश्न की रात अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। फार्म हाउस पर सुधारस और कपिल ने उसे खूब शराब पिलाई, और जब वो पूरी तरह नशे में धुत हो गई तो उन्हीं साथियों ने, जिन्हें राखी ने विक्रांत को मारने के लिए काम पर रखा था, बेरहमी से चाकू से उसका गला रेत दिया। और यहाँ एक बार फिर सबूत मिटाने की सारी हदें पार कर दी गईं। 800 किलोमीटर। राखी की हत्या के बाद उन दोनों ने उसकी लाश को एक बोरे में भरा और बागपत से लगभग 800 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के जंगलों में ले जाके फेंक दिया। उन्हें लगा कि इतनी दूर लाश फेंकने से कोई भी कभी राखी को विक्रांत के मर्डर से नहीं जोड़ पाएगा और वो हमेशा के लिए बच जाएंगे। सेक्शन 3, जांच का खुलासा। आखिरकार पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स के जरिए डॉट्स को कनेक्ट किया और इन दोनों हत्यारों तक पहुंच गई। सेक्शन 4, अपराध का मनोविज्ञान। चलिए जांच से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंसान का दिमाग ऐसी खौफनाक कृत्य कैसे कर सकता है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डार्क ट्रायड कहते हैं, और ये राखी के बर्ताव पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पहला है नार्सिसिज्म, यानी खुद से हद से ज्यादा प्यार, जो राखी के झूठे सोशल मीडिया दिखावे और अटेंशन पाने की भूख में साफ नजर आता है। दूसरा मैकियावेलिनिज्म, यानी अपने फायदे के लिए लोगों का चालाकी से इस्तेमाल करना, जैसे उसने विक्रांत और अपने साथियों का किया। और तीसरा है साइकोपैथी, जिस इंसान के साथ उसने 3 साल गुजारे उसी के सीने में गोलियां दाग देना और बिना किसी पछतावे के उसका चेहरा कुचल देना। ये दिखाता है कि उसके अंदर से अपराधबोध और भावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत जैसे एक सेटल्ड और समझदार इंसान का ऐसे जाल में फंसना संक कॉस्ट फैलेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये तब होता है जब आप किसी रिश्ते या काम में इतना ज्यादा समय, पैसा या इमोशन इन्वेस्ट कर देते हैं कि आपको उसे छोड़ना नामुमकिन लगने लगता है, भले ही वो आपके लिए जहर बन चुका हो। विक्रांत 3 साल से इस टॉक्सिक लूप में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और आखिर में ये पूरा मामला इसी एक सच पर आकर सिमट जाता है, जुर्म के रास्ते पर कोई वफादार नहीं होता। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि लालच और धोखे की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी नहीं टिकते। राखी ने अपने फायदे के लिए धोखा दिया और अंत में उसे खुद अपने ही साथियों से मौत का धोखा मिला। सोशल मीडिया का वो नकली ग्लैमर उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हम इंटरनेट की इस दिखावे वाली दुनिया में जो देखते हैं वो सच है, या उस चमक के पीछे कोई बहुत खौफनाक अंधेरा छिपा है।